हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। माय नेम इज़ ज्योति एंड आज हम करने वाले हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 4, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। किसकी लाइफ साइकिल? मोसेस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर छोटा होगा, 41 मिनट 31 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमने पिछले लेक्चर में जो है मोनोशियस के बारे में पढ़ा था कि मोसेस जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। उनके अंदर एक मेन प्लांट बॉडी होती है, लीफी गैमेटोफाइट होता है, एक मेल ब्रांच होती है, एक फीमेल ब्रांच होती है। मेल ब्रांच के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। फीमेल ब्रांच के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कहाँ होते हैं? एपेक्स पे होते हैं। या हम कहें सेक्स ऑर्गन कहाँ होते हैं? एपेक्स पे होते हैं। लीफी गैमेटोफाइट होता है, उसमें रूट लाइक राइजोइड होते हैं, स्टेम लाइक एक्सिस होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है? हैप्लॉइड होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। हाँ जी, चलिए तो आज शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस पढ़ते हैं। पहले तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। देखिए, ये है लीफी गैमेटोफाइट, ठीक है। ये एक फीमेल ब्रांच है जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। आर्किगोनियम है। ये मेल ब्रांच है जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथीरिडियम है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाएगा। अब मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाएगा और वहाँ एग और मेल गैमेट का फ्यूज़न होगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देन क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है, जाइगोट भी डिप्लॉयड है। और यहाँ हुआ क्या था? मेल गैमेट गया था फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। तो आर्किगोनियम के अंदर ही जाइगोट बना। उसी फीमेल ब्रांच के ऊपर, ये देखो, फीमेल ब्रांच के ऊपर ही आर्किगोनियम के अंदर ही क्या बना? जाइगोट बना। इस जाइगोट से जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीज़न हुई, क्या बना? एम्ब्रियो बना। जाइगोट भी डिप्लॉयड, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है जी। हाँ जी, ठीक है जी। फिर एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा? फर्दर डिवीज़न होंगी। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट भी किस पे बनेगा? फीमेल ब्रांच के ऊपर बनेगा। आर्किगोनियम के ऊपर बनेगा। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट की बॉडी देखो, फुट, सीटा और कैप्सूल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। किसके अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? डिप्लॉयड है। हमारा पूरा का पूरा स्पोरोफाइट क्या है? पूरा का पूरा स्पोरोफाइट ही डिप्लॉयड है, ठीक है। पर ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या है? हैप्लॉयड है। इसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, ये क्या है? ये डिप्लॉयड है। उसके बाद ये जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल है। कैप्सूल के अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल है। अब ये स्पोर मदर सेल क्या करेगी? मियोसिस करके क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। उसके बाद ये स्पोर क्या करेंगे? ये स्पोर इस कैप्सूल की दीवारों को तोड़ के एकदम हीरो की तरह एंट्री लेंगे बाहर और ज़मीन पे गिर जाएंगे। क्या करेंगे? कैप्सूल की दीवारों को तोड़ेंगे और ज़मीन पे गिर जाएंगे। ज़मीन पे गिर के ये क्या करेंगे? ज़मीन पे ये गिर के क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और क्या बना देंगे? प्राइमरी प्रोटोनीमा। देखो, ये हैप्लॉइड स्पोर है, ज़मीन पे गिर गया, ज़मीन पे गिर के जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट करके इसने क्या बना दिया? प्राइमरी प्रोटोनीमा बना दिया। क्या बना दिया? प्राइमरी प्रोटोनीमा। इसके ऊपर होता क्या है? प्राइमरी प्रोटोनीमा पे ये बर्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? ये बर्ड्स आपको दिख रही हैं, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर है। यही बर्ड्स क्या कर जाती हैं? जर्मिनेट कर जाती हैं।
बर्ड्स क्या कर जाती हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं, और जर्मिनेट करके क्या बना देती हैं, यही बर्ड्स जर्मिनेट करके लेटरल बड बना देती हैं। इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इसके ऊपर जो ये बड दिख रही है इसे बोलते हैं लेटरल बड। क्या बोलते हैं, लेटरल बड। उसके बाद यही लेटरल बड क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है और क्या बना देती है, लीफी गैमेटोफाइट बना देती है। क्या बना देती है, लीफी गैमेटोफाइट बना देती है। हाँ जी, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है जी। एक बारी हम इस पूरी लाइफ साइकिल को रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा आराम आराम से, ठीक है। देखो ये लीफी गैमेटोफाइट है, लीफी गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है जी, ठीक है। ये आपको फीमेल ब्रांच दिख रही है, ये मेल ब्रांच दिख रही है। मेल ब्रांच के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथरीडियम है, फीमेल ब्रांच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। किसके पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। अच्छा, एक और बात सुनो, मेल गैमेट को एंथरीडियम से निकलने के लिए और फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, एक मीडियम की। और मीडियम क्या होगा, इसमें पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन से निकलने के लिए और फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए मेल गैमेट को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए जो होगा पानी। इसलिए ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, हाँ जी, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूज़न ऑफ गैमेट हुआ, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट की बॉडी फुट, सीटा और कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं जो म्योसिस करके स्पोर बना देते हैं। यही स्पोर क्या करते हैं जी, कैप्सूल की दीवारों को तोड़ के हीरो की तरह एंट्री लेते हैं बाहर और धरती पे गिर जाते हैं। जैसे ही अपने पावन कदमों को रखते हैं क्या बना देते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और प्राइमरी प्रोटोनीमा बना देते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर बड होती है जो जर्मिनेट कर जाती है और क्या बना देती है जी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना देती है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर लेटरल बड होती हैं। लेटरल बड क्या करती हैं जी, लेटरल बड जर्मिनेट कर जाती हैं और लीफी गैमेटोफाइट बना देती हैं। इतना क्लियर है, हाँ जी, इतना समझ आया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, स्पोर हमारे हैप्लॉइड, प्रोटोनीमा हैप्लॉइड, सेकेंडरी प्रोटोनीमा हैप्लॉइड, लीफी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड और हमारे गैमेट भी हैप्लॉइड। तो इतना स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन। हम यहाँ पे लिख देते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन है, ठीक है जी। इतना समझ आया क्यों हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन कहा, क्योंकि हमारे ये जो स्पोर बने ये भी हैप्लॉइड, हमारे जो प्रोटोनीमा बना ये भी हैप्लॉइड, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना ये भी हैप्लॉइड और जो लीफी गैमेटोफाइट बना ये भी हैप्लॉइड और हमारे जो गैमेट्स बने वो भी हैप्लॉइड। उसके बाद जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट होके जायगोट बना वो डिप्लॉइड, एम्ब्रियो बना डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट बना डिप्लॉइड है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉइड है। तो एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनना ये क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। क्या है जी, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। इतना समझ आया, क्लियर है बिल्कुल, हर चीज़ हर वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है जी, आप चिंता मत करो, इसका पूरा पेज हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन लीवर वर्ड्स एंड मोसिस। डिफरेंस बिटवीन लीवर वर्ड्स एंड मोसिस के बारे में चलिए जी पढ़ते हैं। ये यहाँ पे हमने लीवर वर्ड लिखा है, ये मोसिस लिखा है। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है इनके अंदर किसका? राइजॉइड। राइजॉइड वही जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी जिसका क्या काम था? अटैचमेंट में काम था एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स में काम था। राइजॉइड का काम क्या था? हेयर लाइक थे, अटैचमेंट में हेल्प करवा रहा था और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा रहा था। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर। आप सो तो नहीं रहे ना? देखो, अगर आप मेरे लेक्चर में सो रहे हो तो इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है कि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मेरी वजह से मुझसे पढ़ने वाला बच्चा सो रहा है, तो इसमें सारी गलती मेरी है। अब आप मुझे सच सच बताओ, सो तो नहीं रहे हो ना? तो फिर मैं, इसका मतलब ये है कि जोश मेरा ठंडा है, ठीक है? पर मैं आपको अपने पूरे दमखम से पढ़ाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी क्लास में मेरा बच्चा ना सोए, मतलब मेरा भाई बहन, मेरे छोटे भाई बहन हो तुम, ठीक है? ओके, तो पढ़ते हैं। राइजॉइड पता लग गया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल का काम करते हैं, ठीक है? और लीवर वर्ट के अंदर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं। मोसिस के अंदर राइजॉइड कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है एंड ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड। अब आप इसे कैसे याद रखोगे? देखो, एम से मोसिस, एम से मल्टी सेलुलर। क्या? एम से मोसिस, एम से मल्टी सेलुलर याद रहेगा? एम से मोसिस, एम से मल्टी सेलुलर। और जहाँ मल्टी सेलुलर होगा वहाँ ब्रांच्ड चिपका देना। क्या चिपका देना? मल्टी सेलुलर होगा तो ब्रांच्ड लिख देना साथ में। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अब बात आती है स्पोरोफाइट की। किसकी बात आती है? स्पोरोफाइट की। तो जो लीवर वर्ट होता है इसका स्पोरोफाइट तो भाई झोली फैला के सब कुछ मांग रहा है कि मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, सब दे दो, खाना भी दे दो, रहने की जगह भी दे दो और पानी भी दे दो। बहुत बड़ा क्या है? मांगने वाला है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है अपॉन गैमेटोफाइट पे, पूरा का पूरा डिपेंड करता है। एक भी चीज़ नहीं है जो खुद से कर ले। बिकॉज स्पोरोफाइट क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। मोसिस के अंदर क्या होता है? भाई साहब, स्पोरोफाइट को थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि भाई चलो कुछ तो कर ही लें, अपने जीवन में एक काम तो कर ही ले। तो ये एक काम क्या करता है कि अपना खाना तो एटलीस्ट खुद बना लेता है। क्या करता है? खाना एटलीस्ट खुद बना लेता है। हाँ, पानी और रहने की जगह वही गैमेटोफाइट से मांग लेता है, ठीक है? चलो इतना तो कोई नहीं, एक दो चीज़ मांग भी ले, ठीक है? तो इसलिए इसके नाम के आगे लग जाता है कि ये पार्शियली डिपेंड करता है। इसके नाम के आगे क्या लग जाता है कि ये पार्शियली डिपेंड करता है अपॉन गैमेटोफाइट। बिकॉज जो स्पोरोफाइट होता है इज़ अ क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है जी? इतना क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़े, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है गैमा की। गैमा किसके अंदर होता है? गैमा हमने लीवर वर्ट के अंदर पढ़ा, मोसिस के अंदर हमने कोई गैमा नहीं पढ़ा। तो लीवर वर्ट के अंदर होता है, मोसिस के अंदर नहीं होता है, ठीक है? लीवर वर्ट में होता है, मोसिस में नहीं होता है। दूसरी बात आती है प्राइमरी प्रोटोनीमा या सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर ही हमने केवल और केवल मोसिस में पढ़ी है, लीवर वर्ट में हमने कोई प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी है। तो ये लीवर वर्ट के अंदर नहीं मिलेगा, मोसिस के अंदर मिलेगा। आई बात समझ में? हाँ जी, आई। उसके बाद बात कर लेते हैं गैमेटोफाइट की। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है और लीफी स्टेज गैमेटोफाइट है। अब लीफी स्टेज गैमेटोफाइट तो हमने केवल मोसिस के अंदर पढ़ा है, लीवर वर्ट में हमने कोई लीफी स्टेज गैमेटोफाइट नहीं पढ़ा है। तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेंगे। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं स्पोर की। किसकी बात करते हैं? स्पोर की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो स्पोर होते हैं, लीवरवर्ट के अंदर जो स्पोर होते हैं, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट डायरेक्ट जर्मिनेशन। देखो क्या हुआ कि कैप्सूल के अंदर स्पोर था, सॉरी लीवरवर्ट में क्या होता है कि स्पोर थे। स्पोर ने क्या किया? स्पोर धरती पे गिरे और डायरेक्ट जर्मिनेट करके क्या बना दिया? गैमेटोफाइट बना दिया। क्या बना दिया? गैमेटोफाइट बना दिया। तो ये कैसा हुआ जर्मिनेशन? ये डायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ कि जैसे ही स्पोर धरती पे गिरे, अपने पावन कदमों को धरती से छुआ, वैसे ही जर्मिनेट कर गए और क्या बना दिया? एक नया गैमेटोफाइट बना दिया, मेन प्लांट बॉडी बना दी। ठीक है, वहीं मोसेस के अंदर क्या होता है? मोसेस के अंदर ये स्पोर जैसे ही धरती पे गिरते हैं, सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाते हैं, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाते हैं एंड देन लीफी गैमेटोफाइट बनाते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। स्पोर क्या करते हैं? पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाते हैं, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड देन लीफी गैमेटोफाइट बनाते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये कैसा जर्मिनेशन है? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है। कैसा जर्मिनेशन है? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोरोफाइट की बात कर लेते हैं। तो जो स्पोरोफाइट होता है, किसका स्पोरोफाइट? लीवरवर्ट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो सिंपल होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कैप्सूल, सीटा और फुट। या मैं कहूँ फुट, सीटा और कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तीनों ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं क्योंकि स्पोरोफाइट पूरा का पूरा डिप्लॉयड होता है। इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है मोसेस के अंदर यही फुट, सीटा और कैप्सूल, तो इसमें भी होते हैं, इसमें भी तीनों डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कैप्सूल होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हमें ये 3 पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं, हमें ये 3 पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि जो हमारा गैमेटोफाइट है जो हमारा स्पोरोफाइट है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है एंड कैप्सूल फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसी वजह से जो हमारा स्पोरोफाइट है वो कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट हो जाता है। इतना क्लियर है? पूरा पेज अच्छे से समझ आया? अब आप क्या करना, इस पेज को अच्छे से देखो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट, आगे चले। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पोर डिस्पर्सल मेथड। क्या है? यानी कि स्पोर कैसे डिस्पर्स होते हैं, कैसे फैलते हैं। ठीक है, तो स्पोर डिस्पर्सल मेथड लीवरवर्ट के अंदर सिंपल होता है जी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, मोसेस के अंदर वही कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। लीवरवर्ट के अंदर आते हैं रिशिया एंड मार्केंशिया। रिशिया होता है मोनोशियस। अब हमने कहा था, आप कैसे याद रखोगे? देखो, एक के अंदर 2 सी आ रहे हैं, 2 सी, दोनों मतलब मोनो, दोनों मतलब मोनो, मतलब ये क्या है? मोनोशियस है। क्या है? मोनोशियस है। और इसके अंदर 1 सी आ रहे हैं, मतलब एक सेक्स ऑर्गन होगा, एक सेक्स ऑर्गन एक थैलस के ऊपर होगा, दूसरा सेक्स ऑर्गन दूसरे थैलस पे होगा, तो इसलिए इसे डायोशियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायोशियस कहा जाता है। इतना क्लियर है? इतना समझ आया? हाँ जी। मोसेस के एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? इसके अंदर आते हैं फ्यूनेरिया और सफेगनम। क्या आता है? फ्यूनेरिया आता है एंड सफेगनम आता है। ये दोनों ही क्या होते हैं? मोनोशियस होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे होंगे, इसलिए इसे मोनोशियस कहा है। ठीक है, और ये पॉलीट्रिकम आता है। ठीक है, इतना क्लियर है?
इतना समझ आया, अच्छे से समझ आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, अब ये पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो भाई लाइकन आए होंगे सबसे पहले। हाँ जी, तो सबसे पहले तो लाइकन्स आए होंगे। लाइकन्स सबसे पहले आए होंगे। उसके बाद लाइकन के बाद क्या आए होंगे, मोसेस आए होंगे। मोसेस के बाद क्या आए होंगे, हब आए होंगे। हब के बाद शब्स आए होंगे और शब्स के बाद ट्रीज आए होंगे। तो ये क्या है, ये एडवांस्ड प्लांट है। जैसे जैसे हम राइट की ओर जा रहे हैं, लाइकन से ही मोसेस आए होंगे और मोसेस से ही हब्स, हब्स से ही शब्स बने होंगे और शब्स से ही फिर ट्रीज बने होंगे। इतना क्लियर है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, देखो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है इनकी हमारे एनवायरनमेंट में। देखो सबसे पहले लाइकन आए होंगे, इतनी बात क्लियर। मान लो एक पत्थर है, एक रॉक ली हमने, उसके ऊपर लाइकन ग्रो कर रहे हैं। इनिशियली सॉयल फॉर्मेशन एब्सेंट है, इनिशियली कोई सॉयल नहीं है। कंडीशन क्या है, लेस सूटेबल है। किसके लिए लेस सूटेबल है, हब्स के लिए, शब्स के लिए और ट्रीज के लिए। अब ये तो नहीं है कि इनिशियली ये सब ग्रो कर जाएंगे और आएंगे भी कहाँ से, सॉयल ही नहीं है। तो हुआ क्या होगा कि वेदरिंग हुई होगी और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक हुआ होगा। यानी कि हुआ क्या होगा कि पत्थर टूटे होंगे, बड़े बड़े पहाड़ टूटे हुए होंगे, ज्वालामुखी फटे होंगे और बिजली कड़की होगी, बारिश आई होगी, ठीक है, सुनामी आई होगी। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या हुआ होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, ठीक है, वेदरिंग हुई होगी, या हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक हुआ, पहाड़ टूटे, ठीक है, जैसे भी हुआ। उससे क्या हुआ, देखो रॉक के अंदर क्या है, पत्थर के अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे ना, इनऑर्गेनिक मिनरल होंगे। तो मिनरल क्या हुए, रिलीज हुए, ठीक है। मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल थे, इनऑर्गेनिक पार्ट थे। अब ये जो लाइकन इस पे ग्रो कर रहे होंगे, अब कभी ना कभी तो ये भी मरे होंगे, अमर तो ये नहीं है, है ना। तो कभी ना कभी तो ये लाइकन्स भी मरे होंगे, मोसेस भी मरे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है, लाइकन्स प्लांट, ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। तो ये मरे होंगे, तो ऑर्गेनिक पार्ट भी ज़मीन के अंदर मिला होगा, ठीक है। सॉरी, मिट्टी तो है नहीं, बट कहीं पे भी सरफेस पे गिरी होंगी। तो सम डीके पार्ट ऑफ लाइकन एंड मोसेस, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, तो ऑर्गेनिक पार्ट यहाँ से मिला, इनऑर्गेनिक पार्ट पत्थर के टूटने से मिला। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट ने मिलके क्या बना दिया, सॉइल का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब शुरू हो गया सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या हो गया, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। अब एक दिन में तो सॉइल बनी नहीं होंगी, हर अरबों साल लगे होंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही सॉइल बननी, कंडीशन क्या हो गई, मोर क्या हो गई, सूटेबल हो गई। फॉर किसके लिए सूटेबल हो गई, फॉर हब के लिए, शब के लिए और ट्रीज के लिए। हब के लिए, शब के लिए और ट्रीज के लिए कंडीशन क्या हो गई, मोर सूटेबल हो गई। तो ऐसे ये ग्रो करे होंगे, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस थी किसकी, लाइकन्स की। इतना क्लियर है, समझ आया। एक बारी रिपीट कर देती हूँ, लाइकन पत्थर पे ग्रो करे होंगे, ठीक है। वेदरिंग हुई होगी, डिकम्पोजिशन, रॉक हुआ। रॉक क्या है, एक इनऑर्गेनिक मैटर है, तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे। लाइकन्स क्या है, प्लांट है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये भी मरे होंगे और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिला होगा। तो इनऑर्गेनिक पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट दोनों एक जगह गिरे होंगे किसी सरफेस पे। तो हुआ क्या होगा, समय के साथ साथ बहुत ही हज़ारों सालों, मिलियन ऑफ सालों के अंदर, मतलब जितने भी साल, बहुत टाइम के बाद क्या हुआ, धीरे 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 सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। और सॉइल का फॉर्मेशन होते ही कंडीशन क्या हो गई, मोर सूटेबल हो गई, किसके लिए, हब, शब्स और
ट्रीज़ के लिए, फिर ये ग्रो कर गए। ठीक है, हाँ जी। फिर हम पढ़ते हैं मॉसेस के बारे में, इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो मॉसेस ग्रो वेरी डेंस इन ग्रुप एंड होल्ड सॉइल टाइटली। अब मॉसेस क्या करते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं। देखो ये हमने बना रखा है, ग्रुप में ग्रो करते हैं और बहुत डेंस ग्रो करते हैं। डेंस ग्रो करते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं, इससे होता क्या है, सॉइल को टाइटली बाउंड करते हैं, सॉइल को टाइटली बाउंड करके रखते हैं। सॉइल को टाइटली बाउंड करके रखते हैं, तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो जो सॉइल, अगर इस सॉइल पे मान लो एक सॉइल है, उस पे कुछ नहीं है, बिल्कुल बंजर पड़ी है, एक भी पौधा नहीं है, जैसे ही तेज बारिश हुई होगा क्या, उसकी जो ऊपर वाली मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो बहकर चली जाएगी। बहकर चली जाएगी तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी चले जाएंगे। उसके बाद उस पे अगर आप कोई फसल उगाने की कोशिश करोगे तो उस पे नहीं उगेगी, क्योंकि उसके अंदर मिनरल दोबारा बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे वो मिट्टी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब इसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब ये करता क्या है, मॉसेस क्या करते हैं, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन ऑन सॉइल। ठीक है, ज़मीन पर पड़ने वाला इम्पैक्ट रेन की वजह से उसे कम कर देंगे, क्योंकि सॉइल को टाइटली बाउंड करके रखेंगे तो सॉइल बह के नहीं जाएगी। ठीक है, तो सॉइल विल नॉट मूव विद रेनिंग वाटर, सॉइल विल नॉट मूव विद रेनिंग वाटर। तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन को। क्या करेंगे, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। इतना क्लियर है, अच्छे से समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट है सफेगनम की बात कर लेते हैं। सफेगनम क्या होता है, एक पीट मोस होता है। कौन सा मोस, पीट मोस होता है। ये क्या होता है, देखो इसके डिकम्पोजिशन से हमें पीट मिलता है। पीट क्या होता है, एज अ फ्यूल हम इसे यूज़ कर लेते हैं। जैसे कोयला होता है ना, कोयले को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो उसी तरह ये जो मोस होता है सफेगनम, इसके डिकम्पोजिशन से हमें पीट मिलता है और इस पीट का यूज़ हम एज अ फ्यूल करते हैं। इतनी बात क्लियर है, हाँ जी, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये जो सफेगनम होता है, ये एक वाटर एब्जॉर्बेंट होता है। क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी इसकी बहुत हाई होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेता है, जिसकी वजह से इसे एब्जॉर्बेंट कॉटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम आपको बता देते हैं। देखो, अगर हमें किन्हीं बहुत महंगे प्लांट हैं, ठीक है, कोई बहुत महंगे प्लांट है, हमें उन्हें किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं और जाने में हफ्ता लगता है, हफ्ता। हम उन्हें पानी के थ्रू भेज रहे हैं, मतलब जहाज़, पानी वाली शिप के अंदर डाल के उन्हें भेज रहे हैं। अब अगर हम उन्हें ऐसे ही भेज देंगे तो 7 दिन के अंदर तो वो सूख जाएंगे। प्लांट है ना, कब तक ज़िंदा रहेंगे, ठीक है, तो सूख जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उनके आसपास क्या लगा देते हैं, सफेगनम लगा देते हैं और उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं। उससे होता क्या है कि ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और उन प्लांट को मॉइस्ट रखता है, उनके अंदर नमी बना के रखता है, उन्हें सूखने नहीं देता है। तो ऐसे वो प्लांट बच जाएंगे और सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इनका यूज़ करते हैं, किसका, सफेगनम का। ठीक है, इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है जी, आगे हम पढ़ते हैं। अब हमारा पूरा का पूरा ब्रायोफाइट क्या हो गया है, पूरा का पूरा ब्रायोफाइट हमारा कवर हो गया है। अब हमारे पास एक ट्रिक है, यूज़फुल लगे तो याद कर लेना, ना लगे तो कोई बात नहीं, मत याद करना। ठीक है, देखो ये है ब्रायोफाइट के लिए गणेश राज, ये ट्रिक है। इस वर्ड को याद रखना, आपको पूरा ब्रायोफाइट याद है। देखो, जी से गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी होती है, फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक होती है, अपना खाना खुद बनाते हैं, लीवरवर्ट्स के अंदर भी, मोसेस के अंदर भी। स्पोरोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, किसका नॉन फोटोसिंथेटिक होता है? स्पोरोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक होता है लीवरवर्ट का, मोसेस का तो फोटोसिंथेटिक होता है। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। जी से गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, फोटोसिंथेटिक होता है स्पोरोफाइट इनका, किसका? लीवरवर्ट का, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है। ए से याद रखना एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ए से क्या? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एन से क्या है? नॉन मस्कुलर है, नॉन मस्कुलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? एब्सेंट है। इतना क्लियर है? हाँ जी। ई से याद रखना एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो बनता है इनके अंदर, ई से याद रखना एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो बनता है इनके अंदर। एस से याद रखना ये स्मॉल होते हैं, नॉन वुडी होते हैं एंड शेडी रीजन में ग्रो करते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, नॉन वुडी होते हैं और शेडी रीजन में ग्रो करते हैं। एच से याद रखना ये क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं, एक ही टाइप के स्पोर मिलेंगे इनके अंदर। आगे हम पढ़ेंगे कि होमोस्पोरस क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस क्या होते हैं। ठीक है। तो होमोस्पोरस जिनके अंदर एक ही तरह के स्पोर मिलेंगे। आर से याद रखना राइजॉइड होते हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइजॉइड क्या होते हैं? रूट लाइक होते हैं। ए से याद रखना इनके अंदर एंथरीडियम होता है, आर्किगोनियम होता है। क्या होता है? एंथरीडियम होता है और आर्किगोनियम होता है। जे से याद रखना जैकेटेड होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? जैकेटेड होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो याद रख लेना, ना लगे तो कोई बात नहीं, उस डिटेल से याद रख लेना। अल्टीमेटली याद आपको रखना है। ठीक है। इसका नाम क्या है? गणेश राज, गणेश राज। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? इस पूरे पेज को अच्छे से देखेंगे, लिखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे। एक मिनट, वीडियो को पॉज कर लो, देन लिख लो। आगे चलें? हो गया? हाँ जी। अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। ठीक है। तो टेरिडोफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। इनकी बॉडी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होती है जो क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है एंड डिप्लॉयड होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फ्री लिविंग होती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना रही है, ना किसी से मांग रहे हैं ना कुछ, तो फ्री लिविंग है, कहीं भी आ जा सकती है। ठीक है। इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। पहली बार रूट, स्टेम और लीफ किसके अंदर आए? फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट के अंदर आए। फर्स्ट टाइम किसके अंदर आए? टेरिडोफाइट के अंदर आए। इतना क्लियर है? देखिए मेरे एंड से नेटवर्क इशू की वजह से ये वीडियो ऐसे हिलना शुरू हो गई है। आपके नेटवर्क की कमी नहीं है, ये मेरे एंड से कमी है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ध्यान से सुनना, फिर हम आपको ये दिखा देंगे पूरा पेज, फिर आप लिख लेना। ठीक है। एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, सॉरी। हाथ जुड़वा ले भाई, सॉरी, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना। ठीक है। तो पहली बार रूट, स्टेम और लीफ किसके अंदर आए? फर्स्ट टाइम आए टेरिडोफाइट के अंदर। बिल्कुल ट्रू रूट है ये, ट्रू रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है। और वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू किसके अंदर आए? वेस्कुलर टिश्यू भी इन्हीं के अंदर आए, जाइलम और फ्लोएम। देखो ब्रायोफाइट के अंदर अब तक कोई रूट, स्टेम, लीफ नहीं था। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ रही थी, तो उनके अंदर, ठीक है, जाइलम फ्लोएम की क्या थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जब ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आ गए हैं,
तो अब जाइलम और फ्लोएम की ज़रूरत है, क्योंकि अब प्लांट को वाटर का कंडक्शन करना है दूर दूर तक, वाटर का कंडक्शन करना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो अब ज़रूरत है जाइलम की और फ्लोएम की। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो, कहाँ पे ग्रो करते हैं टेरिडोफाइट? इन कूल डैम्प शेडी रीजन के अंदर, कूल डैम्प शेडी रीजन के अंदर, एंड नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लिमिटेड। अब आपको बताते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, टेरिडोफाइट के लिए भाई कुछ कंडीशन रख दी हैं इन्होंने कि हम ग्रो करेंगे तो कूल रीजन में, ठंडी जगह पे, डैम्प रीजन में, ठीक है, शेडी एरियाज़ के अंदर, और कहाँ ग्रो करेंगे, और हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? पानी। तो दीज कंडीशन आर नेसेसरी फॉर टेरिडोफाइट। ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो टेरिडोफाइट ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं ग्रो करेगा। इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लिमिटेड होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए और पानी हर जगह नहीं मिलता है, केवल नदी के किनारों के आसपास ही मिल सकता है पानी, तो फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लिमिटेड है। इतना क्लियर है? क्लियर है जी, हाँ जी। फिर सम आल्सो ग्रो इन सैंडी सोयल, कुछ रेतीली मिट्टी के अंदर भी ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यूज़ क्या है, टेरिडोफाइट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ऑर्नामेंटेशन में, सजावट के अंदर टेरिडोफाइट को यूज़ कर लेते हैं। मेडिसिन के अंदर कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, तो एज अ मेडिसिन पर्पस यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉइल बाइंडर होते हैं, सॉइल को टाइटली बाउंड करके रखते हैं, तो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट होते हैं, सॉइल इरोजन को बचाता है, ठीक है। होल्ड सॉइल टाइटली। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर टेरिडोफाइट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। एक आता है हमारा इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल बोलते हैं। एक आता है फन, जिसे एडियंटम बोलते हैं। एक आता है इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल बोलते हैं। एक आता है फन, जिसे एडियंटम बोलते हैं। इतना क्लियर है? अच्छे से समझ आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ लीफ कैसी होती हैं, लीफ कितनी तरह की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीफ इन टेरिडोफाइट। एक होती है स्मॉल लीफ, जिसे माइक्रोफिल बोलते हैं। एक होती है स्मॉल लीफ, जिसे माइक्रोफिल बोलते हैं। एक होती है बिग लीफ, जिसे लार्ज लीफ, जिसे मेगाफिल बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल लीफ के अंदर एग्जाम्पल आता है हमारा सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। क्या आता है? सॉरी सिलेजिनेला आता है एंड इक्विसिटम आता है। क्या आता है? सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। कान खोलो अपने ध्यान से, सुनो। एक आता है सिलेजिनेला, एक आता है इक्विसिटम। लार्ज लीफ के अंदर आता है हमारा फन आता है, फन की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? समझ आया? एक स्मॉल लीफ होती है, एक लार्ज लीफ होती है। स्मॉल लीफ के अंदर सिलेजिनेला, इक्विसिटम आते हैं, लार्ज लीफ के अंदर फन आते हैं। इतना क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी। फिर आता है कौन क्या होते हैं, स्ट्रोबलस क्या होता है, कौन क्या होते हैं जी। देखो, अगर आपको ये सिलेजिनेला का पौधा दिख रहा है, सिलेजिनेला मतलब संजीवनी बूटी, आपने देखी है कभी संजीवनी बूटी? कोई बात नहीं भी देखी तो यूट्यूब पे सर्च करना, सिलेजिनेला आ जाएगा, फ़ोटो देख लेना, ठीक है। हाँ जी, ये आपको सिलेजिनेला की लीफ दिख रही हैं, छोटी छोटी लीफ होती हैं, ठीक है। ये आपको लीफ दिख रही है, एक सिंगल लीफ है, ये दूसरी सिंगल लीफ है। तो इस सिंगल लीफ को कहा जाता है स्पोरोफिल। क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल, ठीक है। सिंगल लीफ को क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल कहा जाता है। और वहीं अगर ये लीफ क्या कर जाएं, एग्रीगेट कर जाएं, एक गुच्छा बना ले, देखो बहुत सारी लीफ यहाँ पे जुड़ी हुई है ना,
तो ग्रुप ऑफ लीफ, अगर वही ये लीफ क्या कर लें, एग्रीगेट होके एक गुच्छा बना लें, तो उसे क्या कहेंगे, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल को क्या कहेंगे, कौन कहते हैं या स्ट्रोबिलस कहते हैं। इतना क्लियर है। एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल क्या कहलाता है, कौन एंड कौन एंड स्ट्रोबिलस। इतना क्लियर है, समझ आया? ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट हैं, ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, इसके अंदर लीफ होती है जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे रूट होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, स्टेम होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहें। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।